नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पर्यावरण। पर्यावरण भी एक जो है अपने में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर मतलब सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव तथा पर्यावरण हमारा आज का टॉपिक जो होगा पर्यावरण से जीव तथा पर्यावरण होगा। तो इस टॉपिक में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम लोग पर्यावरण की ही समझ लीजिए कि आज की क्लास जो होगी हमारी पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दिया करो। इससे आपका जो है रिवाइज हो जाता है और वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलता। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंसर्ट हीकल ने 1869 में पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जिसको पारिस्थितिकी को जो है हिंदी में इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है ना, तो ये चीज आप लोग याद रखना। इकोलॉजी का प्रतिपादन किया, पारिस्थितिकी का प्रतिपादन किया। दूसरा कथन हमारा क्या है, पारिस्थितिकी जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ साथ उनके संबंधों का अध्ययन है। तीसरा क्या है, जीव पारिस्थितिकी के संगठनों में सबसे मूल है। एक ही प्रकार के जीव आपस में संकरण की क्षमता से युक्त हैं और निषेची संतति को जन्म देते हैं। जाति जन्म देते हैं या जाति कहलाती है। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा जो है कथन सही है, यहाँ पे देखते हैं जो है कौन सा कथन सही हो सकता है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो है हमारा चारों विकल्प ये सही होते हैं हमारे। ये जो चारों विकल्प नहीं, चारों कथन जो हमारे हैं यहाँ पे सही होते हैं। तो उपरोक्त में से सभी जो है हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब कैसे चारों सही होते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग, जो है कैसे चारों विकल्प हमारे सही हो रहे हैं। देखो, जीव समष्टि, समुदाय, परितंत्र, बायोम और जैवमंडल पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तर हैं। इनमें जीव सबसे मूल और जैवमंडल सबसे व्यापक है। जर्मन वैज्ञानिक अंसर्ट हीकल ने 1869 में पारिस्थितिकी का प्रतिपादन किया। ये चीज आप लोग याद करना, परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आता है। नोट्स में अभी कॉपी पेन उठाओ और इस टॉपिक को लिख लो। जर्मन वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक, तो ये भी जर्मन के वैज्ञानिक कौन, अंसर्ट हीकल ने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया। इसको आप लोग अभी के अभी नोट्स में नोट कर लो, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे कथन के बारे में। जो है दूसरा कथन हमारा क्या है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों तथा वातावरण के परस्पर संबंध के अतिरिक्त समष्टियों, समुदायों, परितंत्रों, बायोम जिसको जीवोम तथा जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। एक जाति वस्तुतः ऐसे जीवों का सकुल है जो आपस में संकरण की क्षमता से युक्त और निषेची संतति को जन्म देते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमारे चारों कथन सही होते हैं। तो ये चारों कथन सही होते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है, उत्तर डी जो है ये सही होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 2 नंबर का, किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों जातियों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। जीवों का एक समूह, दूसरा कथन हमारा है, विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा पारस्परिक क्रिया करते हैं, जैविक समुदाय कहलाते हैं। दूसरा कथन हमारा। तीसरा कथन है, जीवों के समुदायों भौतिक पर्यावरण के उनके साथ संबंध से परितंत्र निर्माण होता है। और हमारा चौथा कथन है, भूदृश्य एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई है जो एक प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों तथा
संबंध प्राणी जातियों द्वारा एक विशेष जलवायु मंडल में पाया जाता है। तो ये इस प्रकार हमारे जो हैं चारों कथन हैं। अब इस कथनों में से कौन सा सही है ये हमको जो है यहाँ पे परखना है कि इन चारों में जो है हम कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। आप लोगों को अगर पता हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। तो यहाँ पे जो है हमारा सही होता है दोस्तों, देखिए हमारा यहाँ पे सही होगा 1 वाला भी, 2 वाला भी और 3 वाला, और डी वाला चौथा वाला गलत होगा। तो 1 2 3 अगर हमारा सही होता है तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा विकल्प जो है 1 2 3 सही है, सी वाला 1 2 3 सी वाला सही है। अगर चौथा भी सही होता तो डी वाला ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पे चौथा सही नहीं है तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अब कैसे सही है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि सी वाला सही कैसे है। जनसंख्या से तात्पर्य किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों का समूह है। अतः हमारा कथन 1 सही है। जनसंख्या से तात्पर्य मतलब जनसंख्या से तात्पर्य है कि किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों के जाति समूह के जनसंख्या का है, मतलब जो आदमी वगैरह रहते हैं तो वहां के एक क्षेत्र को जो है जनसंख्या जो लोग रहते हैं उनको जनसंख्या कहा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा कथन 1 सही होता है। दूसरा देखते हैं, जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा पारस्परिक क्रिया करते हैं जैविक समुदाय कहलाता है। अतः हमारा कथन नंबर 2 भी सही होता है ना। अब जो है देखते हैं दूसरा हमारा ये जो है तीसरा कथन क्या है, जीवों का समुदाय और एक पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं परितंत्र कहलाता है। मतलब जीव के समुदाय का वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, मतलब कोई जीव जो है सजीव उनका वह समुदाय जिसमें जो है वो रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। जैसे कि कोई जीव जो है वहां पे रहते हैं तो वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं वह परितंत्र कहलाता है। इस वजह से जो है हमारा ये कथन भी सही होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा अगला कथन क्या है। भूदृश्य भूमि की एक ऐसी इकाई है जिसे मौजे कनुमा भूभाग की प्राकृतिक सीमाओं से घिरी होती है। ये भूभाग विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाते हैं, जबकि एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई जो एक ही प्रकार की वनस्पतियों तथा संबंध प्राणी जातियों का एक विशेष जलवायु मंडल में पाई जाती है जीवोम कहलाती है। अतः कथन 4 सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कथन 4 जो है वो सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फिर से यहाँ पे जो है हमको 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमको देखना है। सभी जीव निवारित आधार ऊर्जा आवास व अन्य जरूरतों के लिए पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। पर्यावरण एक स्थैतिक संकल्पना है। पर्यावरण के दोनों घटक जैव और अजैव स्थिर हैं। निम्नलिखित कूट में से जो है कौन सा हमारा सही है। यहाँ पे जो है देखना पड़ेगा कि हमारा जो है कौन सा कूट सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो तो जो है तो यहाँ पे हमारा जो सही होगा ए वाला ऑप्शन सही हो, क्योंकि हमारा ये भी गलत है ये भी गलत है, बट ये वाला हमारा सही है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही होगा, केवल एक। अब कैसे है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स में आप लोग ये जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन रहती हैं इनको आप लोग नोट्स में लिख लिया करो दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं ना। तो नोट्स में इसको लिखना मत भूला करो आप लोग। देखो यहाँ पे बात कही गई है जो है, सभी जीव विषाणु से लेकर मानव तक अपने भोजन ऊर्जा पर्यावास जल ऑक्सीजन आदि जरूरतों के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। पर्यावरण एक गतिशील संकल्पना है, न कि स्थैतिक। दोनों घटक जैव और अजैव निरंतर प्रवाहमान और बदलते रहते हैं। अतः केवल कथन 1 सही है। तो यहाँ पे हमारा कथन 1 सही है सिर्फ, तो इसलिए जो है हमारा दोस्तों
ए नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर हरित पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अजैविक घटक होते हैं। जो मृदा पर्यावरण की जैविक घटक, भूगर्भिक जीव जीव विकास सतह अधस्तर एक जैविक घटक है। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही है? यह भी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होता है हमारा। यहाँ पे हमारे गैर हरित पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अजैविक घटक हैं, ये गलत है, क्योंकि कभी हर कोई महत्वपूर्ण अजैविक घटक थोड़ी ना है, कोई हरे पौधे ही। मिट्टी पर्यावरण की जैविक घटक है, पेड़ पौधे भी हैं, कोई मिट्टी तो है नहीं। भूगर्भिक जीव विकास सतत अधस्तर का जैविक घटक है, तो ये भी गलत है। तो हमारे यहाँ पे तीनों कथन गलत होते हैं, तो इनमें से डी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक है, अब कैसे सही होता है हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका में देखते हैं कैसे है। अजैव घटक, देखो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैव और अजैव। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा जैव घटक है, अजैव घटक है, और कौन सा जैव घटक है। ऊर्जा, विकिरण, तापमान, ये अजैव घटक है पर्यावरण के, ये जो है अजैव घटक हैं। ऊर्जा, विकिरण, तापमान ये पर्यावरण के अजैव घटक हैं। और हरे पौधे, गैर हरित पादप, ये सब जैव घटक है ना। अब देखते हैं उष्मीय प्रवाह, अग्नि, वातावरणीय गैस, पवन, जल, गुरुत्व, मिट्टी, भूगर्भिक अधस्तर आदि, ये भी अजैव घटक हैं पर्यावरण के, ये भी अजैव घटक। और जो जैव घटक हैं वो हैं अब घटक, परजीवी, सहजीवी, पशु, मनुष्य, गैर हरित पादप, फफूंद, ये जो है हमारे यहाँ पे दोस्तों जैव घटक हैं। तो ये चीजें जो है आप लोग, ये वाली चीजें एक बार वीडियो को पॉज करो और तुरंत अभी के अभी कॉपी पेन उठाओ और ये ऐसे तालिका बना के लिख लो, क्योंकि ये तालिकाएं काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बना लो। सॉरी, ये तालिकाएं आपके मेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुदाय के निर्माण विभिन्न प्रकार के परितंत्रों के संयोजनों से हुआ है। परितंत्र विभिन्न प्रकार के बायोम, जीवों के संयोजन से बना है। जैवमंडल बायोम का बृहत्तर संकल्पना है। इसमें से निम्न में से कौन सा कूट सही है? यहाँ पे हमको सही कूट को छांटना है, तो इसमें से हमारा कौन सा कूट सही हो सकता है दोस्तों? देखो, जैवमंडल बायोम का बृहत्तर संकल्पना है, ये वाला जो हमारा है सही है। तो और बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यहाँ पे हमारा केवल सी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा ये देखते हैं कि कैसे सही होगा हमारा सी वाला ऑप्शन। कहाँ है कि और ऑप्शन नहीं सही है हमारे। देखो क्या है यहाँ पे, पारिस्थितिकी के मुख्यतः 6 प्रकार के संगठन स्तर हैं। यहाँ पे दिया गया ना, पारिस्थितिकी के मुख्यतः 6 प्रकार के संगठन स्तर हैं। जीव, समष्टि, समुदाय, परितंत्र, जीवों और जैवमंडल, ये जो हैं ये लिख लेना आप लोग नोट्स में। पारिस्थितिकी की 6 जो घटक हैं, संगठन जो हैं पारिस्थितिकी के, ये आप लोग नोट्स में लिख लेना। ये नोट्स में आप लोग लिख लेना, क्योंकि जो है आप लोगों के ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोग जो नोट्स लिखते हो, अगर वो नोट्स चेक कराना चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग भेज सकते हो, IAS पॉइंट के इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। इंस्टाग्राम की ID जो है आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी वीडियो के, तो आप लोग भेज सकते हो। वहाँ पे हम लोग नोट्स की हमारी टीम चेक करेगी आपको और आपको बताएगी कि नोट्स क्या है। नोट्स में जो कमियाँ होंगी वो भी जो है हम लोग आपको बताएंगे कि ये कमियाँ हैं, आप जो है वो कमियों को सुधार लो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब जो है क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 6 हमारे जो है जैवमंडल के, जिनमें से जीव सबसे छोटी संरचना है तथा अन्य क्रमिक रूप से बृहत्तर अवधारणा है, अतः कथन 3 सही है।
परितंत्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के समुदायों के संयोजन से हुआ है, न कि समुदाय के निर्माण परितंत्रों संयोजनों से। अतः कथन एक जो है गलत है। बायोम विभिन्न प्रकार के परितंत्रों से मिलने से बना है। बायोम जो है विभिन्न प्रकार तरह के परितंत्रों से मिलने बना है। तो हमारा कथन दो भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा 3 वाला कथन सही होता है, बाकी 1 और 2 कथन जो है हमारे गलत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो है 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के कुछ घटक संसाधन के रूप में होते हैं जबकि अन्य नियंत्रक के रूप में। पर्यावरण को क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न के साथ साथ स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है हमारा दोस्तों? देखिए, देखते हैं वहां पे हमारा जो है कौन सा ऑप्शन। 2 कथन दिए हैं यहाँ पे। वैसे तो हमारे दोनों कथन जो हैं सही होने चाहिए, ये भी और ये भी। तो अगर दोनों सही होते हैं तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो कैसे सही हो रहा है। मिट्टी, जल, वायु। जल अलग है, वायु अलग है, याद रखना। मिट्टी, जल, वायु, ऊर्जा जैसे अजैविक घटक और विभिन्न प्रकार के पादप जैसे जैविक घटक पर्यावरण के संसाधन के रूप में गिने जाते हैं, जबकि मनुष्य जो कि पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक है, नियंत्रक के रूप में निभाता है। अतः कथन 1 जो है सही है। पर्यावरण के सभी अवयव परस्पर आश्रित एवं जुड़े हैं। पर्यावरण के बृहद स्तर पर क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न और लघु स्तर पर स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः 2 कथन जो है हमारा वो भी सही है। तो इस प्रकार जो है हमारा दोनों विकल्प सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सामान्यतया जीव अपने पर्यावरण के अनेक स्थानिक और समान समय मापक्रम के अनुसार पारस्परिक क्रिया करते हैं। विभिन्न स्थानों का पर्यावरण जलवायु, मृदा प्रकार और स्थलाकृति के बदलाव में अप्रभावित रहता है। जीवों को अपने बाह्य वातावरण के एक समय मापक्रम तक जूझना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पे दोस्तों हमारा सही होगा, देखते हैं कौन सा हमारा कथन सही होता है। यहाँ पे हमारा सही होगा जो है बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी वाला, क्योंकि हमारा ये वाला सही है बट 2 वाला गलत है, पर ये सी वाला सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है 1 और 3 वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा ये देखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि कैसे जो है हमारा ये सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है सभी जीव अपने पर्यावरण के अनेक स्थानिक और समय मापक्रम के अनुरूप अंतर क्रिया करते हैं तथा यह जीवाणु अत्यंत कम क्षेत्रफल पर जल तथा वायु के अंतर क्रिया करता है, जबकि एक पर्यावरण अपेक्षाकृत बृहद क्षेत्रफल पर मृदा तथा जल के पारस्परिक क्रिया करता है। साथ ही जो है किसी भी जीव को एक समय मापक्रम अपने बाह्य वातावरण का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ पादपों की संख्या जलीय परिवेश में प्रकाश की स्थिति परिवर्तित होने से कुछ ही समय में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत स्थल मंडल के परिवर्तन लंबे समयांतराल में होते हैं। अतः कथन 1 और 3 सही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी आप लोग देख लो पॉइंट को, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, मैं पढ़ के सुना देता हूं। विभिन्न स्थानों पर जो है पर्यावरण
जलवायु मृदा प्रकार की स्थलाकृति के बदलाव से प्रभावित होकर भिन्न हो जाता है, अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है इस वजह से। ठीक है, अब हम 8वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित स्थान पर समय और जलवायु में घटित लक्षणिक लक्षणों को जलवायु कहते हैं। मौसम तथा लंबे अंतराल ऋतुओं या वर्षों के आधार पर तय होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे जो है डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमारे न तो ये सही है न तो ये सही है, और यहाँ पे सही की बात कही गई है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसे सही होगा ये देखते हैं कि हमारा डी वाला ऑप्शन जो है कैसे सही होगा। किसी निश्चित स्थान और समय में जलवायु में घटित होने वाले अल्पकालिक लक्षणों जैसे कि तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सूर्य प्रकाश, बादल तथा वायु को मौसम के संबंध किया जाता है, न कि जलवायु के अंतर्गत। कथन 1 सही नहीं है। इस वजह से जो है हमारा जलवायु का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष और औसत मौसम से है, जिसमें कि वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्था, ऋतु परिवर्तन और लंबे समय की चरम मौसमी स्थिति सम्मिलित हो। इस लंबे अंतराल तथा ऋतुओं या वर्षा के आधार पर जलवायु का आकलन किया जाता है, जबकि मौसम में घंटा, दिन या साप्ताहिक परिवर्तन होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारे दोनों कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे न तो 1 न तो डी, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब बात करते हैं हम दोस्तों अपने 9वें क्वेश्चन पे। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तापमान तथा ऊर्जा वे 2 प्रमुख कारक जिनके आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों के तापमान, वर्षा तथा वायु के जलवाष्प की मात्रा के बदलाव से होता है। जो है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 या फिर यहाँ पे और भी दिए गए हैं हमको, देखते हैं कि जो है यहाँ पे केवल 2, केवल 3, मतलब 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सही होगा हमारा। यहाँ पे जो है हमारा सही होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन। कैसे देखते हैं, तापमान वर्षा जलवायु के 2 प्रमुख निर्धारक कारक हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव और मंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण होता है, अतः दोनों कथन जो हैं सही हैं। इस प्रकार तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट में देने हैं। यहाँ पे देखते क्वेश्चन को पढ़ के मैं सुना देता हूँ। भूमंडलीय स्तर पर तापमान तथा वर्षा के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न स्थानों में विवेधी और विकिरण का विविध निवेश, वायु एवं समुद्री लहरों द्वारा ताप ऊर्जा का स्थानांतरण। उपरोक्त में से कौन सा जो है निम्नलिखित कौन सा भूमंडलीय स्तर पर तापमान तथा वर्षा के निर्धारण हेतु उत्तरदायी नहीं है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे गूगल की हेल्प लें या किसी की भी हेल्प लें, पर इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर देता हूं मैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर कमेंट में आंसर देना है। भूमंडलीय स्तर पर तापमान तथा वर्षा के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला जो है विभिन्न स्थानों पर विभेदी सार विकिरण, विविध निवेश, और जो है दूसरा कथन क्या है? तो दूसरा कथन है वायु और एवं समुद्री लहरों द्वारा ताप ऊर्जा का स्थानांतरण। उपरोक्त में से कौन सा
सही। उपरोक्त में से कौन से भूमंडलीय स्तर पर तापमान तथा वर्षा के निर्धारण हेतु उत्तरदायी नहीं है? केवल एक, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। इन चारों में से कौन सा सही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये क्वेश्चन के बारे में गूगल से भी डिटेल निकालना पड़े तो आप निकाल लो, और कमेंट में जितना विस्तार से लिखना है आप लोग विस्तार से लिख के बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।